हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। और आज हमारा फोकस रहेगा टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड पर। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर राहुल सिंह, हु इज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट टाटा म्यूचुअल फंड। राहुल जी को 27 ईयर का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में। सो आई वेलकम यू सर, एंड थैंक यू सो मच आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू और मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे काम करता है और इन्वेस्टर को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसका काम ये है कि इक्विटी वैल्यूएशंस को अकाउंट करते हुए या उसको नज़र में रखते हुए हम इक्विटी और डेट का एलोकेशन ऑटोमेटिकली कैसे चेंज कर सकें। जैसा कि नॉर्मल आपको पता होगा कि नॉर्मल आपको विजडम जो यही कहती है कि अगर इक्विटी वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं तो आपकी इक्विटी एलोकेशन कम होनी चाहिए। अगर आपकी इक्विटी मार्केट जब गिर जाती है या वैल्यूएशन गिर जाती है, जैसा कोविड के टाइम में हुआ था, तो आपको इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए। हम्म। तो ये हमारी नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है वो इक्विटी मार्केट्स में या इक्विटी एलोकेशन के लिए हमें एक्चुअली हम सबको पता है। लेकिन इन रियलिटी में वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो या तो हम पैनिक में या इमोशन में हम ऐड नहीं कर पाते सही टाइम पे इक्विटी एलोकेशन में। और दूसरी तरफ जब मार्केट बढ़ती है या जब वैल्यूएशन हाई हो जाता है, तब सारे इन्वेस्टर्स उस समय और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी में, राइट। जबकि उल्टा करना चाहिए। हम्म। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन जिसके अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड आता है, उसका काम ये है कि एक मॉडल के जरिए हमारी इक्विटी और डेट एलोकेशन को वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर सके। ओके। और उसमें जो है ह्यूमन इंटरवेंशन या किसी का इमोशन उसके बीच में नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा काम जो है बैलेंस एडवांटेज फंड का यही है कि वो डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ से निकाल के एक साइंटिफिक मॉडल को दे देता है, जिसकी जरिए हम इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। ओके। ओके। तो सर अब हम बात करते हैं टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो इसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर बात करें तो? हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि एक मॉडल होता है हमारा, जिसके जरिए हम कितना एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी में या कितना डेट में होना चाहिए, उसके जरिए हम वो एलोकेशन डिसाइड करते हैं। पहले डिटरमिन करते हैं और डिसाइड करते हैं और फिर वही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मॉडल टाटा, हर हर बैलेंस एडवांटेज फंड का मॉडल थोड़ा डिफरेंट होता है। राइट। बट हमारा जो मॉडल है वो एक तरीके से यूनिक इसलिए है क्योंकि हम इस मॉडल को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है वो है फंडामेंटल पी रेशियो के बेसिस पे। और उसमें हमने क्या किया है कि पी रेशियो हम फॉरवर्ड भी देखते हैं और ट्रेलिंग भी देखते हैं। तो हम दोनों का एवरेज पी रेशियो जो निफ्टी की आती है, निफ्टी 50 की, उसके बेसिस पे हमने कुछ बैंड्स डिसाइड किए हैं कि अगर वैल्यूएशन एक्स है तो इक्विटी एलोकेशन 40% होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन एक्स से गिर के वाई हो जाती है तो एलोकेशन 80% तक भी जा सकता है। तो ऐसे हमने स्लैब्स बनाए हुए हैं, 40, 50, 60, 70, 80% इक्विटी एलोकेशन का, जो कि वैल्यूएशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। ओके। और वैल्यूएशन का जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो पी रेशियो यूज करते हैं फॉर निफ्टी 50। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि नॉर्मली जो आप बैफ मॉडल्स देखते होंगे, वो मॉडल्स में आपने देखा होगा कि केवल ट्रेलिंग रेशियोज देखते हैं या ट्रेलिंग प्राइस टू बुक देखते हैं या ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं। हमारा एक पहला मॉडल था जिसने ट्रेलिंग के साथ साथ फॉरवर्ड पी भी देखना शुरू किया। ओके। और ट्रेलिंग और फॉरवर्ड पी की जो एवरेज ली, उससे हमें पास्ट भी कैप्चर हो गया और फ्यूचर आउटलुक भी कैप्चर हो गया। तो ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो खूबी है हमारे मॉडल में वो ये है। तो पहला पार्ट तो जैसा मैंने बोला, ये पी रेशियो के बेस्ड है। दूसरा पार्ट जो है, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ मोमेंटम और टेक्निकल फैक्टर्स को ट्रैक करते हैं और वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते हैं।
और उसके बेसिस पे हमें एक छोटा सिग्नल वहां से भी मिलता है। तो एक तो बड़ा सिग्नल हो गया जो कि पी रेशियो से आ रहा है, और एक छोटा सिग्नल जो मोमेंटम और टेक्निकल फैक्टर से आ रहा है। उसके बेसिस पे हम थोड़ा ±5% करते हैं। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं ये अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जैसे अगर मान लीजिए इक्विटी एलोकेशन मेरी पी रेशियो के बेसिस पे, जो बड़ा सिग्नल है उसके बेसिस पे समझिए 50% आ रही है, लेकिन मेरी जो मोमेंटम और टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो मुझे पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो मैं 55 तक जा सकता हूँ। और ओके। सेम अगर नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं तो मैं 45 तक जा सकता हूँ। तो ये इसलिए जरूरी है कि देखिए मार्केट जो है फंडामेंटल और सेंटिमेंट दोनों पे चलता है। फंडामेंटल और पी रेशियो, फंडामेंटल तो पी रेशियो से कैप्चर हो गया, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो आपकी मोमेंटम और टेक्निकल और वॉलेटिलिटी फैक्टर से कैप्चर होती है। तो हमने एक जैसे बोलते हैं ना कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि दोनों मार्केट के जो दो बिहेवियर हैं दोनों को हमने मिक्स करके एक मॉडल तैयार किया है, जिससे कि हमें ऐसा ना हो कि हम केवल फंडामेंटल देख रहे हैं और सेंटिमेंट मिस कर जाएं। ओके। हालांकि हम फंडामेंटल को, आपने देखा, हम बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। मेजर जो बड़ा सिग्नल है मेरा पी रेशियो से आ रहा है, और जो छोटा सिग्नल है वही जो है वो मोमेंटम और टेक्निकल फैक्टर से आ रहा है। तो ये हमारा समझिए टू पार्ट मॉडल है या हाइब्रिड मॉडल है, जिसके बेसिस पे हम एलोकेशंस डिसाइड करते हैं। और ये मॉडल हमारा हर हफ्ते रन करता है। हर हफ्ते तो सिग्नल नहीं आती है, लेकिन जब अच्छी सिग्नल आती है तो हम उसके 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 बेसिस पे हम इक्विटी एलोकेशन चेंज करते हैं। ओके सर, ओके, गुड। सो अगर हम टैक्सेशन की बात करें इस बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड में टैक्सेशन कैसे होता है? इक्विटी टैक्सेशन है। सो क्योंकि इसमें एलोकेशन, इक्विटी एलोकेशन भले ही 50% हो, लेकिन अगर मैं इक्विटी आर्बिट्राज को इंक्लूड कर लूं तो मैं हमेशा 65% के ऊपर रहता हूँ। ओके। ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम में मेरी इक्विटी एलोकेशन जो प्योर इक्विटी एलोकेशन प्लस इक्विटी आर्बिट्राज मिला के 65% हमेशा रहता है। तो जब तक 65% इक्विटी एलोकेशन है, इसकी टैक्सेशन जो है वो कंप्लीटली इक्विटी टैक्सेशन रहेगी। ओके। सो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 1 साल से ज़्यादा हम होल्ड करते हैं, तो 10% टैक्स लगेगा हमारा इसमें। हाँ, और अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो बिफोर 1 ईयर 15%। हम उसको सेल कर देते हैं, तो 15% लगेगा। करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो अगर मैं सर आपसे ये जानना चाहूँ, एक टिपिकल रेंज अगर आप देना चाहें, आर्बिट्राज में कितना रखते हैं और नेट इक्विटी में आप कितना रखते हैं, कुछ उसकी अगर आप रेंज बताना चाहें। एवरेज मैं बोलूँ तो 50-55 नेट इक्विटी में रहा है पिछले 5 साल में, जब से ये फंड चल रहा है। और 10 से 15% जो है इक्विटी आर्बिट्राज में रहा है, ये एवरेज है। ओके। जब कोविड में मार्केट हैड फॉलन, तब उस समय हमारी इक्विटी एलोकेशन, प्योर इक्विटी एलोकेशन ही 75% हो गई थी, तो उस समय आर्बिट्राज जीरो था। तो वो समय समय की बात है, लेकिन अगर एवरेज आपको बताना चाहूँ तो हाँ, 50% और 15% जो है वो एलोकेशन रहती है, 15% आर्बिट्राज में रहती है। ओके। ओके। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं नेट इक्विटी में? जैसे आपने बताया 75% हमारा कोविड में हो गया। 80% तक हम जा सकते हैं, और ओके। मिनिमम में हम 30% तक जा सकते 30% मिनिमम जाएंगे। ओके। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 65% इक्विटी मेंटेन करके रखेंगे, आर्बिट्राज हैं। प्लस नेट इक्विटी। आर्बिट्राज को मिला के मिनिमम 65% तो इक्विटी हमेशा रहेगा। ओके। ओके। सो अगर हम इस फंड में बात करें SWP के बारे में, काफी इन्वेस्टर जानना चाहते हैं, क्या ये फंड सही रहेगा अगर हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहें इस फंड से? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। ये फंड का उद्देश्य ही ये है कि इसमें हम स्टेडी रिटर्न्स दे सकें, हम्म। इन्वेस्टर को इक्विटी वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकें। ना केवल प्रोटेक्ट कर सकें, बट उसका फायदा भी उठा सकें कुछ हद तक। और एक जो है स्टेडी रिटर्न आपको दे सकें कि कोई भी इन्वेस्टर, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में अगर उसको 6-7% मिल रहा है, तो क्या मैं उसको उसके ऊपर 2-4% अर्न करके दे सकता हूँ। ये हमारा जो है, हमारी एक कोशिश रहती है। कर पाए या नहीं कर पाए वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है। और इसीलिए इसमें SWP के लिए आइडियल फंड है ये। ओके। सो एक क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं इसमें SWP करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में मैं 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनमें कर देता हूँ,
तो कितना परसेंट मेरे को विड्रॉ करना चाहिए और कितने साल के बाद मेरे को विड्रॉल स्टार्ट करना चाहिए? मुझे लगता है 1-2 साल बाद इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, और SWP अगर आप 6% 7% के आसपास रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल भी उसमें बढ़ती रहेगी। ओके, तो आपका सजेशन है कि 6 से 7% विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। ओके सर। तो अगर हम फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड ने सर कैसा परफॉर्म किया लास्ट 2 to 5 ईयर की हम बात करें कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क? तो इसमें बेंचमार्क होती है हमारी 65 35 65% BSE 200 और 35% डेट इंडेक्स। तो हमने सारे पीरियड्स में 3 साल 5 साल में हमने आउट परफॉर्म किया है, और इक्विटी पोर्शन जो भी है उसने भी BSE 200 को आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर मैं 5 साल का इसमें CAGR रिटर्न देखूं तो वो निफ्टी के रिटर्न से जस्ट थोड़ा ही कम है। तो ओके। वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि हम इक्विटी वॉलेटिलिटी को पूरा हम उसमें उसकी क्या बोलते हैं उसके इम्पैक्ट को हम उसमें बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके हमने वही रिटर्न देने की कोशिश की है, जो कि बेंचमार्क बेंचमार्क से तो अच्छी है ही, हम्म। बट निफ्टी 50 जो कि प्योर 100% है उससे भी थोड़ी ही कम है। तो ये आइडियल है, क्योंकि आप उसमें रिस्क कितना ले रहे हैं, वही 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 रिटर्न आपको एक प्योर इक्विटी में भी मिल जाएगी, बट उसमें आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। हम्म। इसमें कम रिस्क लेते हुए अगर मैं आपको अच्छी रिटर्न दे सकूं, ये मेरा बैलेंस एडवांटेज फंड्स के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम कम रिस्क लेते हुए कैसे इन्वेस्टर को अच्छी से अच्छी रिटर्न दे सकें, और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट कर सकें या उसका फ़ायदा उठा सकें। बैलेंस एडवांटेज फंड्स का यही एक ओके। मेन कारण है यूज़फुल होने का। सो अगर किसी इन्वेस्टर को कम रिस्क लेना है तो उसके लिए बेफ सजेस्टिव है, और यहाँ पे कम रिस्क लेते हुए भी इक्विटी जैसे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। हाँ, इक्विटी जैसे तो नहीं, लेकिन अगर इक्विटी से थोड़े कम भी मिले तो रिस्क मैं उसमें काफ़ी कम समझता हूँ। ओके। मतलब रिस्क काफ़ी कम है और रिटर्न थोड़ा कम है। ऐसा ऐसा आप समझ लें तो बेहतर रहेगा। ओके। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से किए। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू, और धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि सारे एसेट प्लस इन्वेस्टर्स को ये यूज़फुल लगेगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।